अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौरान एक सपना देखा था, एक बिल पेश किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में। 1911 और 2011 पूरे 100 साल। 100 साल के बाद गोपाल कृष्ण गोखले का सपना लगता है साकार हो पाएगा। क्या था वो सपना? कि प्रत्येक बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा पूरी तरह से सुलभ हो, गरीब अमीर के बीच की खाई ना हो, कोई भी किसी प्रकार का अंतर और भेदभाव ना हो। इस प्रकार के एक उच्च आशय का बिल गोपाल कृष्ण गोखले ने रखा, जो उस समय पास नहीं हो पाया। गोपाल कृष्ण गोखले को प्रेरणा कहाँ से मिली? कहते हैं गोविंद रानाडे से मिली। वो उनके गुरु थे और गोविंद रानाडे के गुरु थे महर्षि दयानंद, आर्य समाज के प्रवर्तक। दयानंद क्या कहते हैं इस बारे में? आप सत्यार्थ प्रकाश खोलेंगे तो उसमें आपको एक बात बहुत सामने उभर करके आई दिखाई पड़ेगी। और वो कहते हैं कि विद्यालय में बच्चों को भेजना ये राज नियम होना चाहिए। जो माता पिता न भेजें वो दंड के अधिकारी बने। जब भी बच्चा 6-7 साल का हो जाए तो उसे ज़रूर ही भेजना होगा। नहीं भेजेंगे तो आपको किसी न किसी प्रकार का दंड भुगतना पड़ेगा। बात यहाँ ख़त्म नहीं करते। महर्षि दयानंद कहते हैं कि जिस भी विद्यालय में बच्चा जाएगा पढ़ने के लिए, वहाँ कई तरह के बच्चे हो सकते हैं। कोई राजा के बच्चे, राजकुमार या राजकुमारी हो सकते हैं, या दरिद्र की संतान हो सकते हैं, गरीब घर के बच्चे हो सकते हैं। उनके खान पान, आसन, पढ़ाई लिखाई, किसी चीज़ में कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। सबको तुल्य वस्त्र, खान पान और आसन दिए जाएं और सब बच्चों को मेहनती बनाया जाए, परिश्रमी बनाया जाए, आराम तलबी नहीं बनाया जाए, भोग विलासी न बनाया जाए। इस बात के ऊपर इतना जोर दिया महर्षि दयानंद ने, और लगता है कि उसकी उनसे प्रेरणा ली गोविंद रानाडे ने और उनसे प्रेरणा ली गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये एक धारा पूरी श्रृंखला चलती है हमारे इस भारत के इतिहास में। लेकिन आज हम जब बहुत उम्मीद के साथ नई शिक्षा के उस कानून को लागू होने का इंतज़ार कर रहे हैं, 1 अप्रैल सन 2010 वो बिल ज़मीन पर उतरेगा, पूरी ताकत से उतरेगा। उसके लिए हमारे इस साल के नए बजट में कितना पैसा दिया गया, क्या फ़र्क है पिछले सालों से? क्या उस बजट को देख के लगता है सचमुच में कि ये सरकार पूरी ताकत से उसको लागू करेगी, या वही ढिलमुल नीति है, साहब पैसा नहीं हम करना तो चाहते थे और दुनिया भर के खेल कूद के लिए इनके पास तमाशबाजी के लिए बहुत पैसा आ जाता है, लेकिन इनको पढ़ाई के लिए, बच्चों को एक समान शिक्षा देने का जो अधिकार है वो दिलाने के लिए शायद इनको पैसे कम पड़ जाएं। हम जानना चाहेंगे। आज हमारे बीच में बड़े बड़े विद्वान, इसके विचारक आए हुए हैं। आज आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इस देश के एक बहुत ही माने हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी ख्याति है, ऐसे एक मनोवैज्ञानिक, एक बहुत बड़े समाजशास्त्री प्रोफेसर आशीष नंदी जी हमारे बीच में हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लेख हम पढ़ते हैं, आपके विचार हम सुनते हैं, बड़ी प्रेरणा मिलती है। आप बेलाग तरीके से, बेखौफ तरीके से लिखते हैं, सबकी समीक्षा कर देते हैं, परवाह नहीं करते कि कौन क्या है, इधर का है या उधर का है। ये जो निष्पक्षता है आपकी लेखनी में, और साथ ही साथ एक बहुत गरिमापूर्ण तरीके से एक नया स्वप्न जैसे आप दिखाते हैं, एक अच्छे समाज का जो एक आकलन आप करते हैं, उससे हम सब लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलती है। हमारे साथ में एक शिक्षा का नया प्रयोग जिन्होंने शुरू किया, जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूं, विनोद रैना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद रैना जी ने सुदूर मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में बैठ करके एकलव्य की तरह से, एकलव्य के नाम से ही एक साधना शुरू की थी, और इनकी पत्रिका निकलती थी। क्या नाम था उस पत्रिका? चकमक। चकमक पत्रिका मेरे पास बहुत सालों तक आती रही। चकमक बच्चों को कितने रोचक तरीके से कैसे पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए, और इन पिछले कुछ सालों से विशेष रूप से वो इस नया बिल बनाने के काम में
और नए बिल को संवार करके सजा करके आज जब वो कानून के रूप में पारित हो चुका भारत की संसद में, अब उसको लागू करने की जो तैयारियां हो रही हैं उसमें भी विनोद रैना जी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं विनोद रैना जी आपका धन्यवाद करता हूं यहाँ आने के लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे विनोद जी कि आपने जो कुछ प्रश्न उठाए हैं बजट के बारे में, पैसे के बारे में, आप आश्वस्त हैं कि जितना चाहिए इसके लिए धन सरकार मुहैया कराएगी? 1 अप्रैल के बाद सरकार बहाने तो नहीं बनाएगी कि भाई बजट में हमको पैसा ही नहीं मिला, हम कहाँ से लागू करें? नहीं, बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूँ मैं आपको बता दूं। हालांकि मैं, जैसे आपने कहा कि इस कानून को बनाने के लिए बहुत संघर्ष में लगा, लेकिन इस बजट में जिस तरह से इस कानून के समर्थन में वित्तीय सहयोग होना चाहिए था और जो मैंने लिखा भी है वो उस रूप नहीं है। और मुझे इसलिए आश्चर्य नहीं है कि जो आपने 100 साल की भूमिका संदर्भ बांधा, जो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपने किया, कि 1911 में अगर गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उसकी कोशिश करी, 1937 में गांधी जी ने खड़े होकर कहा था कि इस देश के सभी बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, यूनिवर्सल एजुकेशन होना चाहिए। और 1947 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, संविधान बन रहा था, और ये बात हुई कि ये कानून हमारे संविधान का ही हिस्सा होना चाहिए, और ड्राफ्ट 23rd आर्टिकल बना था जिसमें ये कानून में होता, उसी टाइम की ये शिक्षा का बुनियादी अधिकार, जो नहीं हुआ, जिसको बदल के फिर आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाला गया। इन सब कड़ियों में ना होने का कारण था पैसा नहीं है। तो ये पैसा नहीं है, 100 साल का इतिहास है और 100 साल का इतिहास है, पैसा नहीं है। ये होते होते ये नहीं बना। 2002 में 86 अमेंडमेंट आया जिसके अंतर्गत 7 साल बाद ये कानून बना, पर 7 साल भी जो लगे उसमें यही था, पैसा नहीं है। तो इसलिए पैसा नहीं है कि दुहाई तो 100 साल की है, और मुझे नहीं लगता है कि वो केवल कानून आया उससे मिट जाएगी। अब जो सीधा सवाल जो बात मुझे कही है, मुझे एक बात याद आती है, उस संविधान सभा के डिबेट्स में जो आपने बहुत सही कहा कि फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में नहीं आने दिया गया, मौलिक अधिकार में, उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लाया गया। वहाँ पर भी जो 14 साल तक के बच्चों की बात कही जा रही थी उसको कुछ लोग डाइल्यूट करना चाहते थे, 11 साल तक रखना चाहते थे जी। इस बात पर अड़ गए बाबा साहब अम्बेडकर, उनका भी 14 से कम नहीं होगा, 14 तक जरूर शिक्षा सुलभ होनी चाहिए जी। पर अब देखिए कि जब वो अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा कि 14 तक, जन्म से 14 तक, पर हमारे ही संसद ने जहां हम बैठे हैं, जब 2002 में 86 अमेंडमेंट किया, आर्टिकल 21A लाए फंडामेंटल राइट का, वहां पे उन्हें उम्र को कर दिया 6 से 14। हाँ, उसमें नहीं है, संविधान में नहीं है, उसमें तो 0 to 14 जो 1950 में संविधान हमने लिया उसमें तो 0 to 14 था, पर 2002 में जो संविधान का संशोधन किया वहाँ पे 0 to 14 को 6 से 14 कर दिया, 0 to 6 को छोड़ दिया, और ये लिखा कि 6 से 14 का ही कानून लाया जाएगा। द स्टेट में ब्रिंग दिस थ्रू लॉ विच इट विल डिटरमिन। तो ये जो कानून है तो ये 6 से 14 में बंध गया। तो 100 साल के इतिहास में ये साफ है कि इस देश ने अपने बच्चों को मौलिक अधिकार शिक्षा को देने में हर तरफ से, चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे या गांधी जी थे या अम्बेडकर थे, इन सब की एक तरह से अवहेलना करके ये कहा कि नहीं, जो चलता है वो चलने दो। इन सब को हर अलग अलग टाइम पे, गांधी जी को क्या कहा गया 1937 में, हमारे सेल्फ रूल के जो बने थे प्रेसिडेंसीज, जब उनने कहा कि सबको देना चाहिए, तो अब गांधी जी को तो ये नहीं कह सकते थे कि भाई नहीं देंगे। तो गांधी जी से कहा अगर आप बहुत जोर डालते हैं तो एक ही तरीका है पैसा देने का, वो है कि शराब के टैक्स से हम बच्चों की शिक्षा करें। तो गांधी जी ने एक लेख लिखा 1938 में हरिजन में, जिसका शीर्षक है एजुकेशन पजल, जिसमें उन्होंने शुरू किया, इट इज़ एन आयरनी ऑफ द न्यू रिफॉर्म्स दैट वी हैव टू एजुकेट आवर चिल्ड्रन फ्रॉम द टैक्सेस ऑफ लिकर। इफ़ दिस इज़ द ओनली वे टू डू देन आई गिव अप माई डिमांड। और ये कारण था जो उन्होंने नई तालीम, सेल्फ फंडेड एजुकेशन की तरफ रुख किया। अब गांधी जी जैसे व्यक्ति को ऐसे टाला गया कि भाई शराब से ही ये हो सकता है। तो इस 100 साल के इतिहास में एक बात समझ रहा हूँ, बहुत बहुत ही गहरी वेदना के साथ आप ये बात कह रहे हैं। प्रोफेसर आशीष नंदी जी, आप बताएंगे कि
ऐसा क्यों हो रहा है? शिक्षा का जो मौलिक महत्व है किसी भी समाज की रचना के लिए, उसके साथ ही खिलवाड़ लगातार इस देश को क्या बनाना चाहते हैं? चूचू का मुरब्बा बनाना चाहते हैं? थोड़ा बहुत तो केयरलेसनेस है, मान रहा हूँ मैं, पर इसमें कुछ प्रॉब्लम भी था पहले से ही। देखिए, मैं पढ़ा हूँ कि अमजद अली खां साहब 5 साल के उम्र से दिन में 8 घंटा रियाज करते थे, सरोज सीखते थे।